तो अभी तक आपने यूट्यूब पे 3 डेमो क्लासेस देखी होंगी जिसमें संविधान सभा के बारे में हर एक डिटेल में बता दिया गया है सर ने। ठीक है, अभिजीत सर जो है उनकी जो क्लासेस पढ़ी हुई हैं पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए डेमो में 3 क्लासेस, उसमें संविधान के बारे में ही सब कुछ बताया गया है। कुछ प्रस्तावना से एक क्लास लास्ट में जो है वो ली गई है, कुछ इसमें भी था, लेकिन इसमें हमने सिर्फ अनुसूची जोड़ी है। ठीक है, तो जब हम संविधान सभा पूरा बताएंगे आपको, एक बार हम भी वीडियो अपना अपलोड कर देंगे। ठीक है, आपकी इच्छा हो तो देखना, नहीं तो आप जो अजीत सर हैं उनकी वीडियो जरूर देख लेना, RW पे दिल्ली पुलिस के लिए पड़ी हुई हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? शेड्यूल से, यानी अनुसूचियों से। तो शुरुआत करने से पहले आपको ये बता दें कि आपको ये जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हालांकि जो अपडेट होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही ज़्यादातर मिलेगी, यूट्यूब पे इतना अपडेट नहीं हो पाते। वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी आपको अपडेट करते चलते हैं हम, कि कहाँ से कौन सी क्लास लेनी है, कब लेनी है, कहाँ PDF मिलेगी, कब क्या करना है। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा एक बार। ठीक है, आपने अगर अभी तक अपना जो ID है नहीं बनाई है टेलीग्राम का भी, तो अब बना लीजिए। करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत अनुसूचियों से। सबसे पहले आपको ये बात तो पता ही हो चुकी होगी, अभी तक सर ने पहली ही वीडियो में बताया था कि जो संविधान सभा की जो बनकर तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, जो अपना संविधान है। लेकिन लागू कब हुआ? तो जो लागू हुआ है वो हुआ है कब? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। क्या अपना जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन लागू नहीं किया गया था, जस्ट 1 महीने बाद उसको लागू किया गया। सॉरी, 1 नहीं 2 महीने बाद, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कब, किस चीज़ की, कि जो मूल संविधान है उसमें भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं। जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था तब कितने थे और अब कितनी हैं? तो तब जो भाग थे वो अपने 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन आज भाग कितने हैं? तो आज भाग 25 भाग माने जाते हैं। क्या 23, 24, 25 भाग अलग से बनाए गए हैं? नहीं, अलग से नहीं बनाए गए हैं। इन्हीं 22 भागों में कुछ करेक्शन किए गए हैं, कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है, जिससे उनको 25 भाग कर दिए गए हैं। कितने? 25 भाग अब कर दिए गए हैं। अगर अनुच्छेद की बात करें तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे। इसके पहले 211 थे। संशोधन करते गए चीज़ों में, हर एक एक 1.5-2 महीने में। लेकिन जो आखिरी फैसला आया कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद माने जाएंगे, तो 395 लिखित है कि जो 395 अनुच्छेद हैं वो मूल संविधान में माने गए थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद जो थे वो मूल संविधान में थे। लेकिन आज की डेट में कितने अनुच्छेद हैं? तो 470 अनुच्छेद जो है, कितने? 470 अनुच्छेद जो है वो हैं। क्या अलग से बनाए गए? नहीं, इन्हीं 395 में किसी में A जोड़ दिया, किसी में B जोड़ दिया, किसी में C जोड़ दिया, किसी में ABC, ऐसे करके किसी में A, B, O, C, D ऐसे करके जो अनुच्छेद हैं वो जोड़े गए हैं। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में कितने अनुच्छेद माने जाते हैं? तो 470 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियों की बात करें तो 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, लेकिन आज कितनी अनुसूचियां हैं? तो आज 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। ये इसलिए बता रहे थे क्योंकि संविधान में क्या कौन सी चीज़ है, अनुसूचियों की वजह से इन सभी चीज़ों को बताना पड़ा। अब बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में, कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, ये अनुसूचियां में लिखा क्या गया है। तो जो पहली अनुसूची है, कौन सी? जो पहली अनुसूची है, इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, कि कितने राज्य थे, कितने यूनियन टेरिटरी थे तब। तो वर्तमान समय में जो प्रथम अनुसूची में वर्तमान समय में जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली को जोड़कर एक कर दिया गया है। ठीक है,
किसको, दादर नगर हवेली को जोड़कर एक कर दिया गया है। तो पहले 9 थी कुछ टाइम पहले, अब कितनी हो गई हैं, तो अब 8 हो गई हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में जो वेतन भत्ते होते हैं, मान लो कोई राष्ट्रपति है देश का, उसके वेतन की बात की गई है, उपराष्ट्रपति के वेतन की बात की गई है कि इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है। तो जो दूसरी अनुसूची में है उसके अकॉर्डिंग ही सभी को जो वेतन है वो दिए जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है, इसको भी सैलरी कहाँ से मिलती है, तो दूसरी अनुसूची में लिखा गया है कि इसको जो सैलरी है वो मिलेगी। राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति तो पहले ही हो गया। अब जो राज्य का है, राज्यसभा के सभापति जो होता है उसका भी जो वर्णन है वो किसने, उसके वेतन का जो वर्णन है वो किसमें है, तो दूसरी अनुसूची में इसका जो वर्णन है वो लिखा गया है। क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी भी जो वेतन की बात है वो किसमें की गई है, तो दूसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग इसको वेतन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं जिनको हम जज कहते हैं, इनका वेतन कौन सी अनुसूची में है, तो दूसरी अनुसूची में इनका वर्णन है। बात करते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। क्या है, शपथ। जितने भी लोग हैं अपने भारत में, वो लोग जब शपथ लेते हैं तो वो किस अनुसूची के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है कि जितने भी सरकारी लोग हैं, ठीक है, जैसे अगर आप पुलिस बन जाएंगे या फिर आप आर्मी में जाएंगे तो आपको शपथ दिलाई जाती है। शपथ एक समारोह होता है, शपथ समारोह, ठीक है। तो जितने भी कर्मचारी बनते हैं उन्हें ज़्यादातर लोगों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है, ठीक है। अगर आप एक पुलिस वाले बनेंगे तो आपको भी जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको शपथ ग्रहण करवाई जाएगी, एक समारोह होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 4th शेड्यूल में क्या है, यानी चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। राज्यसभा को सीटों का बंटवारा, सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किसमें हैं, किस स्टेट में है, तो अपने उत्तर प्रदेश में है। किसमें सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा किसमें है, उत्तर प्रदेश में है। चाहे राज्यसभा की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे विधान परिषद की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, सभी में, इन चारों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो सीटों को जो बंटवारा है कि किस स्टेट में कितनी सीटें होना चाहिए, ये किस अनुसूची में आता है, तो ये चौथी अनुसूची में आता है, ठीक है। अब किस स्टेट में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे विथ ट्रिक से, ठीक है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो जो एससी लोग होते हैं और एसटी लोग होते हैं, एससी बोलते हैं अनुसूचित जाति, यहाँ पे जाति होता है अनुसूचित और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति होता है। जो जातियाँ होती हैं वो एससी में आती हैं और जो जनजातियाँ हैं वो एसटी में आती हैं, ठीक है। इनके जो क्षेत्र होता है, एससी और एसटी वालों का जो क्षेत्र होता है, उनका प्रशासन एवं नियंत्रण, उनके जो नियंत्रण में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो किस अनुसूची में है, किस शेड्यूल में है, तो 5वीं अनुसूची में ये रखे गए हैं। अब बात करते हैं किसकी, 6वीं शेड्यूल की, कि 6th शेड्यूल में क्या है, तो हम याद रखेंगे क्या, ATM स्क्वायर। क्या, ATM स्क्वायर याद रखेंगे। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। क्या, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय। ATM स्क्वायर याद रखना है 6th शेड्यूल में, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में जो एसटी के लोग हैं, कौन से, जो एसटी क्षेत्र हैं, यानी अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं, उनका नियंत्रण किस अनुसूची में है, तो 6th शेड्यूल में है। याद रखेंगे, एक बार में याद नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 बार याद रखने की कोशिश करेंगे। एक बार लास्ट में हम ट्रिक से थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे, कोशिश करना कि याद रहे। नहीं याद रहता है, वीडियो मत देखना, अपनी जो फेयर कॉपी बनाना आप उसमें से पढ़ना, क्योंकि खुद से पढ़ने से ज़्यादा
समझ में आता है, चीज़ें ज़्यादा अपने दिमाग में घुसती हैं और उन चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ते भी हैं। सुनने से ज़्यादा हम जब खुद कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर होता है। सातवीं, सात से शक्तियाँ, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि शेड्यूल 7 में क्या है, तो शक्तियों का विभाजन है। किन की शक्तियों का विभाजन? केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का जो विभाजन है वो किस आर्टिकल, वो किस शेड्यूल में है? तो 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में शक्तियां कितने प्रकार की हैं? तो 3 सूचियों का वर्णन इसमें किया गया है। कितनी सूचियों? 3 सूचियों का। पहला संघ, राज्य और संवर्ती। कौन कौन सी? संघ, राज्य और संवर्ती। संघ का मतलब है इसमें जो पहले सब्जेक्ट थे यानी विषय थे वो कितने थे? तो 97 थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। किसमें? संघ सूची में। पूछा जाता है संघ सूची में कितने विषय हैं, तो कितने विषय माने जाएंगे? कितने विषय आप टिक करके आएंगे? तो 100 विषय टिक करके आएंगे। पूछा जाए मूल संविधान में संघ सूचियों में कितने विषय थे? मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? तो कितने विषय थे? 97 विषय थे। राज्य सूची की बात करें तो 61, प्रेजेंट टाइम में 61 है। पहले कितने थे? जब संविधान बना था तब 66 थे। कितने? 66 थे। इसमें कमी आई है, बाकी इन दोनों में बढ़ोतरी हुई है। संवर्ती सूची की बात करें तो संवर्ती सूची में प्रेजेंट टाइम में 52 विषय हैं। कितने? 52 विषय हैं। लेकिन जब मूल संविधान में की बात कर दें कि मूल संविधान में संवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो कितने? 47 विषय माने जाएंगे। कितने? 47 विषय माने जाएंगे। संवर्ती सूची का जो उल्लेख है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? संवर्ती सूची जो विषय है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची का मतलब है जो अपने 8 यूनियन टेरिटरी है इनमें जो भी कुछ होगा, ठीक है, कुछ विषय संघ सूची में जोड़े गए हैं, कुछ राज्य में, और जो दोनों पर विचार करे वो संवर्ती सूची में। राज्य और जो यूनियन टेरिटरी है दोनों जब उन चीज़ों पर विषय करे, दोनों चीज़ों का अधिकार हो, राज्य भी उन चीज़ों को माने और यूनियन टेरिटरी भी उन चीज़ों को माने, या फिर राज्य भी कोई उस चीज़ पर वार्तालाप करे तो यूनियन टेरिटरी भी उस चीज़ पर वार्तालाप करे। लेकिन राज्य अगर किसी चीज़ को बनाता है तो वो संघ सूची उस पर कुछ नहीं कहेगी। अगर संघ सूची कोई भी निर्णय देती है तो उस पर राज्य सूची कुछ नहीं कहेगी। ठीक है। अच्छा, आपसे एक सवाल है, आप बताएंगे कि राज्य बड़ा होता है या भारत बड़ा है? भारत बड़ा है या राज्य बड़ा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपसे, या फिर कमेंट जो हाईलाइट होता है कमेंट बॉक्स में उसमें हम हाईलाइट करके बता देंगे कि क्या बड़ा है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, तो आप हमें इतना बता देना। अब 8वीं अनुसूची की बात करें। 8वीं अनुसूची सभी ने पढ़ी होगी कि भाषा से संबंधित है, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं और प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। कितनी? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में कितनी? 14 भाषाएं हैं। जब मूल की बात करें तो जब संविधान बना था तब क्या था, उस टाइम की जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। लेकिन अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं तो वर्तमान की बात होती है। जबकि वर्तमान की बात करते हैं, मूल शब्द ना जुड़ा हो तो वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं, और फिर उसके बाद में 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, 16वीं, 17वीं, 18वीं कब जोड़ी गई, 19, 20, 21, 22 ये कब जोड़ी गई, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जो 14 भाषाएं हैं उसमें से सबसे पहली है असमिया, बांग्ला, गुजरात, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल और उर्दू। ये तो 14 भाषाएं हो गई अपनी। 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, तो ये 21वीं जो 21वां संविधान संशोधन है, 21, 71 और 92। कौन कौन से? 3 चीजें याद रखेंगे, 21, 71 और 92। ठीक है, 21, 71 और 92 ये
दो चीजें याद रखेंगे, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो तीसरा वाला अपने आप बन जाएगा। 15वीं भाषा कब जोड़ी गई है? तो ये 21वें संविधान संशोधन यानी 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 1967 का जो संविधान संशोधन है 21वां, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद बात करें हम किसकी? 71वें संविधान संशोधन की। किसकी? 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। कब? 1992 में हुआ था। इसमें हम एक ट्रिक याद रखेंगे, नमक। कौन सी? नमक। ना से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, लेकिन जो इनका क्रम है वो पीछे से आएगा कि 16वीं जो भाषा है वो किसको माना जाता है? तो कोंकणी भाषा को माना जाता है। 17वीं भाषा किसको माना जाता है? तो मणिपुरी को माना जाता है। और 18वीं जो भाषा है वो नेपाली को माना जाता है। याद रखेंगे कि जो 3 भाषाएं हैं, 15वीं सिंधी हो गई 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 से, 71वां संविधान संशोधन 1992, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी 16वीं, मणिपुरी 17वीं और नेपाली 18वीं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि 92वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, अभी हमने बताया 21, 71 और 92 याद रखेंगे, 21 और 71 को जोड़ देंगे तो 92 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, 92वां जो संविधान संशोधन है ये 2003 में हुआ। इसमें 4 जो भाषाएं हैं वो जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो याद रखेंगे BDMS। कौन सा? BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, BDMS याद रखेंगे बस। लेकिन इनको जोड़ तो दिया गया 2003 में, लेकिन लागू कब किया गया है? तो इनको जो लागू किया गया है वो 2004 में लागू किया गया है। कौन सी भाषाओं को? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली को। ठीक है, जो 2003 में 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई। ये बहुत पूछी जाती है। जो संविधान संशोधन है ये दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इनसे जरूर बनता है, हर एक शिफ्ट में बनता है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना आप। अब बात करें 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, तो 9वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है भूमि सुधार। अब याद आया पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो हुआ था, यानी 1991 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित है ये किस अनुसूची में आता है? तो 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में आता है। कौन सी? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या आता है? 10वीं अनुसूची में आता है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया? देखो 8 तो मूल संविधान में थी, लेकिन जो उसके बाद 8 के बाद जो जोड़ी गई, प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं, उनको फिर किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा उनको जोड़ा गया। तो 8 तक तो हो गई कि अब भाषा तक कि उस 8 में कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई थी। अब जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा भूमि सुधार से संबंधित जोड़ा गया। ठीक है, 10वें की बात करें, 10वां कब जोड़ा गया? तो ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से जोड़ा गया है, इसको भी जोड़ा गया। इसमें क्या है 10वीं अनुसूची में? तो इसमें दल बदल पर प्रतिबंध है। दल बदल प्रतिबंध का मतलब क्या है? प्रतिबंध का मतलब क्या है? जैसे अभी हम बीजेपी में हैं, बीजेपी में हम सांसद हैं, लेकिन अगर हम आम आदमी की पार्टी में ज्वाइन करना चाहें तो हम वहां पे सांसद बनकर कार्य नहीं कर सकते हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में वहां पे हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? अगर हम किसी दूसरी पार्टी को बदलकर किसी और में जाते हैं तो वहां पे हमको वो पद नहीं मिलता है जो हम पहले जिस पार्टी में थे उसमें हम जिस पद पर थे। दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उस पर सिर्फ हमें एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची के बारे में, इसको किससे जोड़ा गया है? तो इसको 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है।
इसमें क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था, कौन सी, पंचायती राज व्यवस्था। इसमें भाग कितने हैं, तो 9 भाग हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 243 से लेकर 243 ओ तक। कहाँ से लेके, 243 1 से या ए से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था की जो आर्टिकल है वो है। ये किस भाग में है पंचायती राज व्यवस्था, तो 9वें भाग में ये है। ठीक है। विषय की बात करें तो कुल विषय कितने हैं इसमें, 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। अच्छा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अनुसूची को जोड़ा तो 1992 में गया, 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। ये तो पूरा बोला जाएगा कि कब जोड़ा गया है, लेकिन लागू कब किया गया, तो 1993 में लागू किया गया। 11वां और 12वीं जो अनुसूची है ये 1992 में तो बनी है दोनों। ये 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसमें हुआ और इसमें 74 में हुआ, एक ही साल में हुआ, 1992 में। लेकिन दोनों लागू कब हुई, तो दोनों लागू जो हुई हैं वो 1993 में लागू हुई हैं। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। लेकिन 12वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची में अगर हम बात करें तो नगर पालिका है। क्या है, नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिका किस भाग में है, तो भाग 9 के का में है। किसमें है, भाग 9 के का में है। पंचायत की बात करें तो भाग 9 में है, लेकिन नगर पालिका की बात करें तो भाग 9 के एक बोल दें या ए बोल दें या का बोल दें। नगर पंचायत की बात कर रहे थे तो हम 243 ए से लेकर 243 ओ तक हमारी बात हुई थी, लेकिन नगर पालिकाएं की बात करें तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी, यहाँ पे 243 जेड जी है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि वीडियो को ज़रूर देख लीजिए करें, क्योंकि अगर पीडीएफ में कुछ मिस्टेक होता है तो हम बता देंगे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कौन सी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, आप ऐसे पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा जिस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। तो आर्टिकल अपना नगर पालिका के लिए 243 पी से 243 जेड जी तक हो गया। इसमें विषय कितने हैं, तो 18 विषय हैं। किसमें, नगर पालिका में। हमने अभी बताया आपको 1992 में 73वां और 74वां दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं। 11वीं सूची भी तब जोड़ी गई और 12वीं सूची भी तब जोड़ी गई, लेकिन लागू कब किए गए दोनों, तो 1993 में किए गए। 11वीं सूची भी की गई और 12वीं सूची भी 1993 में लागू की गई। अब कुछ जो अपनी अनुसूचियां हैं वो यहाँ पर ख़त्म होती हैं। अनुसूचियों से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, 12 अनुसूचियां प्रेजेंट टाइम में है। पहली अनुसूची की बात कर लेते हैं तो केंद्र और राज्य कि 8 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य होने चाहिए। ठीक है, पहली अनुसूची में ये लिखा था। दूसरी अनुसूची में क्या था कि वेतन भत्ते से संबंधित था। जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोग जो हैं उनके वेतन की बात दूसरी अनुसूची में की गई थी। याद कैसे करना है, तो देखो एक शॉर्टकट तरीका हम अपनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपना भारत देश है, उसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब उनमें काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ी, तो लोगों ने कहा कि सैलरी कितनी दोगे। लोग सबसे पहले सैलरी तो पूछते हैं कि हम काम तो तुम्हारा कर देंगे लेकिन सैलरी बताओ कितनी होगी। तो दूसरे में क्या बात हुई कि हम तुम्हें एक एक एरिया देंगे भारत का। उन्होंने कहा वेतन कितना दोगे। उन्होंने कहा ठीक है चलो वेतन की भी बात हो गई उनकी, लेकिन उन्होंने कहा शपथ लो कि तुम अच्छे तरीके से सेवा करोगे, हर एक राज्य की देख रेख करोगे। उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे। उन्होंने कहा लेकिन हम अकेले नहीं संभाल पाएंगे, सीटों का बंटवारा करो, हमसे छोटे छोटे लोगों को और बनाओ।
उन्होंने कहा ठीक है चलो सीटों का बंटवारा करते हैं। चौथी अनुसूची में सीटों का बंटवारा किया गया, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा हुआ है। फिर सीटों का बंटवारा जो किया वो बड़े बड़े लोगों ने, उच्च जाति के लोगों ने कर लिया, लेकिन बच्चे कौन रह गए? एससी और एसटी के लोग। तो जो बड़े लोग थे उन्होंने नियंत्रण कर लिया छोटे लोगों पर, ठीक है। जो छोटी जाति के लोग थे उन पर नियंत्रण कर लिया कि तुम्हारी देखरेख हम करेंगे, हम जिम्मा लेते हैं उन चीजों का, ठीक है। फिर कुछ ऐसे राज्य थे जो बहुत, जैसे प्रेजेंट टाइम में मणिपुरी को मान लो, ठीक है, बहुत उथल पुथल मच रही थी उस टाइम। जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, जिनमें स्टेट को हम रख लेते हैं एटीएम स्क्वायर के अकॉर्डिंग, उनके भी एसटी क्षेत्रों को, एसटी क्षेत्रों का मतलब समझते हैं? जो जनजातीय लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनके क्षेत्रों पर भी नियंत्रण किया गया। क्यों? क्योंकि वो भारत के अंदर आते थे, भारत की क्षेत्रीय सीमा में थे, इस वजह से उन पे कंट्रोल उनका भी किया गया। छठवीं सूची में तो इतना आ गया। उन्होंने कहा हमने कंट्रोल तो कर लिया, हमें कुछ शक्तियां भी तो दे दो जिससे हम और अच्छा कर सकें। केंद्र और राज्य दोनों ने मांगे, कुछ केंद्र बनाए गए, कुछ राज्य बनाए गए, दोनों ने कहा कि हमें शक्तियां चाहिए। तो 7वीं अनुसूची में उन्होंने शक्तियों का वर्णन, शक्तियों का जो विभाजन है वो किया गया। 7वीं अनुसूची में आपको बता दिया गया कि संघ, राज्य, समवर्ती। संघ अगर कोई कानून बनाएगा तो उस पर राज्य कोई निर्णय नहीं ले सकता, अगर राज्य कोई कानून बनाएगा तो उस पर संघ कोई निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन समवर्ती सूची में क्या बोला गया? समवर्ती सूची में अगर राज्य और केंद्र दोनों इस पर निर्णय ले सकते हैं। किस पर? समवर्ती सूची में। तो 7वीं के बाद 8वीं आई। उन्होंने कहा कि हमने शक्तियां तो बांट ली, लेकिन आप कोई भाषा तो भी तो होनी चाहिए। तो भाषा का जो वर्णन है कि हम सभी स्टेटों में, सभी स्टेटों की, जो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, हम किस किस को समझेंगे? कोई एक भाषा तो बनाओ जिससे हमको समझ में आएगा उनकी चीज़ें। तो इंग्लिश को बना दिया गया। इंग्लिश ही अपनी जो भारत में सभी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फिर भाषाओं का वर्णन किया गया है। किसका? भाषाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद में 9वीं अनुसूची में क्या किया गया? उन्होंने कहा अब जैसे शक्तियों का बंटवारा सब कुछ हो गया, भाषाओं का वर्णन भी हो गया, अब कुछ लोग अपनी सीमा पे ही लड़ने लगे। तो क्या कहा गया कि चलो भूमि सुधार पर हम काम करते हैं कि कौन सी किसकी सीमा कितनी होनी चाहिए। तो सीमा जो होती है, सीमा, वो सीमा इधर वाली सीमा नहीं, ये सीमा जो भारत की बाउंड्री वाली सीमा होती है, ठीक है, वो वाली। तो भूमि सुधार किया गया। सिर्फ याद करा रहे हैं, दिल और दिमाग पर मत लेना जो चीज़ें हम बता रहे हैं, सिर्फ आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं हम, ठीक है, कि किस तरीके से आपको याद करना है। फिर भूमि सुधार की गई उनके बारे में। वो एक दूसरे से झगड़ ही रहे थे, केंद्र राज्य अपने आप में लड़ रहे कि नहीं हमारी सीमा है, नहीं कह रहे कि नहीं हमारी सीमा है, नहीं ये एसटी हमारे क्षेत्र में आता है, नहीं वो एससी हमारे क्षेत्र में आता है। तो उनका जो सुधार है वो किया गया कि किसको कौन सा क्षेत्र मिलना चाहिए। फिर क्या क्या हुआ? 10वीं अनुसूची में क्या हुआ? दल बदल। वो एक दूसरे से बदल लें कि नहीं हम आज इनके पक्ष में नहीं रहेंगे, हम उनके पक्ष में जाएंगे। कुछ लोग बोले नहीं हम उनके पक्ष में नहीं, हम इनके पक्ष में आएंगे। तो भारत ने, जो सरकार है उसने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं कोई किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, जो जिसका पक्ष है वो उसी को मिलेगा। इसके बाद सब शांत हो गए। जब शांत हो गए तो उन्होंने अपनी अपनी पंचायतें देखी, राज्य देखे, तहसील देखे, फिर पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत देखी हर एक स्टेट में, ठीक है। तो पंचायत के बाद में उससे छोटा जो पंचायत अलग होती है और नगर पालिका अलग होती है। पंचायत के बाद उन्होंने क्या देखी? अपनी अपनी नगर पालिकाएं देखी, ठीक है। तो नगर पालिका को जो वर्णन है वो 12वीं अनुसूची में है। जेड जी तक है, ये 243 जेड जी कर लेना, ठीक है। आप सभी अपनी जो भी अपनी फेयर में लिखना वो। इसके बाद में कुछ समितियां हैं और कुछ उनके अध्यक्ष हैं। कुछ समिति हैं और कुछ उनके अध्यक्ष हैं।
जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? अनुसूचियां अपनी खत्म होने के बाद में, चलो इसको हम ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए किसी तरीके से, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, आपको एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, आप देख लेना जब भी आपको टाइम मिले या फ्री जब भी टाइम हो तो। लेकिन ये जो समितियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे झंडा समिति है, कुछ लोग जेबी कृपलानी को बोलते हैं, कुछ लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा शब्द है जो हेर फेर में है। जैसे आपको अभी बता दे रहे हैं, जैसे झंडा समिति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में, जो इसके अध्यक्ष थे झंडा समिति के, वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर उप झंडा समिति की बात की जाए तो जेबी कृपलानी आते हैं। कौन? उप की बात की जाए तब जेबी कृपलानी आते हैं, और झंडा समिति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। ऐसे ही मौलिक अधिकार की समिति की बात करें, किसकी? मौलिक अधिकार की समिति की बात करें तो कौन आते हैं? सरदार पटेल आते हैं। कौन? सरदार पटेल आते हैं। देखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाया गया। लेकिन अब यहाँ पर बात करें समिति और उप समिति, यहाँ पर मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। देखो, जब उप झंडा आए तो भी जेबी कृपलानी लगाना है, जो उप समिति की बात आए तब भी जेबी कृपलानी को ही लगाना है। ऐसे ही कुछ कन्फ्यूजन वर्ड हैं, डिस्कस कर लेंगे पूरे अच्छे तरीके से, तब हम आपको खुद बता देंगे, एक ट्रिक के द्वारा याद करवा देंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे हम अपनी जो PDF है वो शेयर ज़रूर करते हैं। सिर्फ इतनी सब्जेक्ट की नहीं, जितने भी क्लासेस होती हैं सभी सब्जेक्ट की हम आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।